ओके, तो हम लोग अभी दिशा मैम से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, उन्होंने बहुत पेपर चेक किया है हमारे आदित्य में। ओके, तो मैम थोड़ा हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम्स आने ही वाले हैं, अराउंड द कॉर्नर है, तो ये हाई टाइम है कि आप अपना प्रिपरेशन टाइट कर दें। एंड आपका बहुत सारा सिलेबस होगा जो अभी तक रिमेनिंग होगा, राइट। और जो सिलेबस आपका रिमेनिंग है, पक्का वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए आपने उसे लास्ट के लिए छोड़ा होगा। अब ये टाइम है कि आप उसे पढ़ें और फिर अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। अब जब एग्जाम्स में सब पढ़ के पहुंच जाएंगे ना, तो भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पेपर लिखने का सही तरीका नहीं पता होगा। पेपर लिखने का सबसे पहला रूल ये है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ दोगे ना, तो सोचना आपके मार्क्स 80 से 70 हो चुके हैं ऑलरेडी। सारे क्वेश्चन अटेंड करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो भी आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, और अगर आप बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट हो तो भी आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। जहां क्वेश्चन छूटा वहां मार्क्स जाएंगे और वहां आपके परसेंटेज कम होंगे। दूसरा, आपको क्वेश्चंस नहीं लिखना है क्वेश्चन पेपर में। आपके पास बहुत टाइम है, तो भी आपको वो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन में नहीं लिखना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको आंसर की लेंथ प्रॉपर देनी है। आप लोग क्या सोचते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो मैं 2 मार्क्स 2 लाइन का आंसर क्यों लिखूं, या 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 लाइन का आंसर क्यों ना लिखूं। ऐसा नहीं होता है। आपको जो क्वेश्चन जितना आंसर डिमांड करता है आपको उतना लिखना है। आप लोग छोटा लिखते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर आपको मार्क्स देंगे। नहीं, आपको उसको एलैबोरेट करना है। अगर वो 5 मार्क के लिए और आपने उसको सिर्फ 3 मार्क्स के पढ़ा था, तो भी आपको उसको एलैबोरेट करके लिखना ही पड़ेगा। थोड़ा इज द एक सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा के वापस लिखो। 5 मार्क का दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा मार्क्स लूज होंगे ही। ठीक है। स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पीड एक दिन में नहीं आती है। यहाँ से टाइम आपके पास 1 महीना है, प्रैक्टिस करिए अपनी स्पीड को। उसके अलावा आप जेन जेनजीज हैं, जेनजीज इन द सेंस आप लोग व्हाट्सएप एंड जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उससे आपको एक गंदी आदत पड़ गई है वर्ड्स को अलग तरह से लिखने की। स्पेलिंग्स को, जैसे आप पीपल पी पीपीएल लिख देते हैं, तो ये गलत है। बहुत सारे पेपर चेक करते टाइम पे मैंने देखा, लोग लिटरली WHAT की जगह WHT लिखा है उन्होंने। वो जानते हैं, वो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स है, बहुत ब्राइट, उनका पेपर राइट है, पर स्पेलिंग्स इतनी टेरिबली रॉन्ग है। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। ओके, बहुत कॉमन है, बहुत छोटी है, बट आपकी 3 स्पेलिंग मिस्टेक पे 1 मार्क्स कट जाते हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपके बहुत सारे मार्क्स डिडक्ट करवा देती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ओके। सेकेंड क्वेश्चन मैम आपका ये है कि आपने इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया 12th को, तो 12th के बच्चे 95 प्लस कैसे स्कोर करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स में 95 प्लस स्कोर करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अकाउंट्स में तो कर सकता है 100 में 100, लेकिन इको में बहुत मुश्किल है। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है ना, वो बाकी सारे सब्जेक्ट से बहुत अलग है। बाकी सारे सब्जेक्ट आपकी बुक के अंदर होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स बुक के बाहर भी आता है। मतलब वो आपको प्रैक्टिकल और रियल लाइफ सिचुएशन से एग्जांपल्स उठा के क्वेश्चन में डालते हैं, और आपको उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। जैसे जीएसटी आया, ठीक है, तो जीएसटी का इम्पैक्ट आपको पता होना चाहिए। और वो आपको कैसे पता चलेगा? हर चीज़ बुक में नहीं लिखी होगी। आपको एक तो न्यूज़ देखने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, रिसर्च रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स में 95 इज नॉट अ जोक, और वो आपको 1 महीने के अंदर 95 कोई गारंटी नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अच्छे मार्क्स आप कैसे कर सकते हो? अभी से शुरू हो जाओ। पहले तो पूरी बुक कवर कर लेना, और उसके बाद हर टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा करंट अफेयर देखते चले जाना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा होगा सीबीएसई बोर्ड का, उसमें एनालिसिस बेस्ड पे मतलब ग्राफ्स दिए हैं, और आपको इंटरप्रेट करना है कि वो ग्राफ्स क्या शो करते हैं। तो अगर आपके पास कॉमन नॉलेज नहीं होगी उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, तो आप कुछ नहीं लिख पाओगे। और आपको पता ही नहीं जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप कैसे लिखोगे कि उसका मतलब क्या है और उसके इम्पैक्ट, पॉजिटिव, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, राइट। तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स भले आप बुक से रेफर कर रहे हो, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ा आउट ऑफ बुक भी देखना। नहीं तो फिर आप ये क्लेम करोगे कि आउट ऑफ सिलेबस ही आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आएगा तो बुक से, लेकिन थोड़ा सा बाहर का नॉलेज भी रखना। इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इकोनॉमिक्स को आप कैसे रिलेट करते हो डेली लाइफ में। अगर हम आज के टाइम की बात देखें, तो इकोनॉमिक्स के बिना कुछ भी हो नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? जो कंट्री है ना, एक कंट्री होती है, उसका जो पूरा एस्टैब्लिशमेंट है, उसका जो बेस है ना, वही इकोनॉमिक्स है। जैसे कि कोविड आया था, तो पूरी इकोनॉमीज हिल गई। क्यों? क्योंकि डिमांड, सप्लाई, प्राइस, एम्प्लॉयमेंट सब कुछ प्रोडक्शन। फ्लक्चुएट होने लगा। हाँ, प्रोडक्शन, सब एम्प्लॉयमेंट सब कुछ चेंज होने लगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आने की वजह से हमने देखा कि कितनी इनस्टेबिलिटी थी ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी में। सबकी जीडीपीज पे इम्पैक्ट आया, सबके नेशनल इनकम कम हुए, सब कंट्रीज की एम्प्लॉयमेंट गई। इसका मतलब कि जहाँ इकोनॉमिक्स किसी भी कंट्री का थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होगा, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, प्लान्स जहाँ चाहे पे घर का भी क्यों ना इम्प्रॉपर, हो। हाँ, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो गए,
वहाँ पर कोई भी कंट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी। वैसे ही सेम हर किसी इंसान की इसमें भी होता है। अगर एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है ना, तो बहुत सारे इंडिविजुअल डेवलपमेंट से जाके ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट होता है। तो जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ते हो वो चीज़, या अपने लाइफ में जो करते हो वो सिर्फ अपने लिए नहीं होता है, वो पूरी कंट्री के लिए हो जाता है। फिर ओवरऑल इकोनॉमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसलिए। थैंक यू दिशा मैम।